हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न और असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो रेलिवेंट होगा सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए, सीएमए इंटर और फाइनल दोनों के लिए, और सीएस के एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आंसर हमने लिया है, उस क्वेश्चन आंसर को लिया है हमने सीए फाइनल के स्टडी मैट से, जो सीए इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। अच्छे क्वेश्चन है। एक दो जगह मुझे वहां पर डेट चेंज करना पड़ेगा, वो मैं डेट आपके सामने चेंज करूं ताकि वो रेलिवेंट हो सके AY 22, 23 और उसके ऑनवर्ड्स के लिए। तो असेसमेंट ईयर, ये जो वीडियो है ये एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर हम ले रहे हैं 2022-23 और उसके बाद के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय जो सेक्शंस रेलिवेंट होंगे हम उसका भी रिवीजन करेंगे, और जो अमेंडमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उसको भी हम कवर करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लिया है हमने सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से, जो सीए फाइनल के लिए तैयार हुआ है। क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। पहला क्वेश्चन कहता है, टेकवेल एजुकेशन इज अ ट्रस्ट approved under section 1023C, which runs various educational institution during the course of assessment under section 143(3). तो ये क्वेश्चन हमारे लिए है स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड। एक ट्रस्ट है जिसके स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान एओ को कुछ मिलता है। एओ फाइंड्स दैट ट्रस्ट हैज carried out its activity contravention of the section under which it was approved for exemption. AO during the course of scrutiny assessment ये पाता है कि ट्रस्ट ने अपने कंडीशन का उल्लंघन किया है, वो कंडीशन जिसके अंतर्गत उसे ये एग्जम्पशन दी जाती है। Hence AO wants to pass an order without giving exemption under section 10, which the SSE objects, जिसके ऊपर SSE ऑब्जेक्ट करता है। You are required to examine the following with respect to provisions of Income Tax Act। दो चीजें आपको एग्जामिन करने को दिया जा रहा है। पहली चीज, whether AO can pass an order without giving exemption under section 10। Second, can AO get any additional time limit in completing the assessment procedure। दो चीजें आपसे पूछी जा रही है। एक, क्या एओ बिना एग्जम्पशन दिए अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, और दूसरी चीज कि अगर असेसमेंट कंप्लीशन की जो टाइम लिमिट है, क्या एओ को उसमें कुछ एडिशनल टाइम लिमिट मिलेगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सेक्शन 143(3) के प्रोविजो से है, और दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन 153 जो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट होता है। पहले हम सेक्शंस कवर करते हैं। चलिए सेक्शन आते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी असेसमेंट में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद वापस हम आंसर कवर करेंगे। स्क्रूटनी असेसमेंट, वैसे आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला था अमेंडमेंट भी कवर करेंगे, ऐसा मैंने बोला था कि अमेंडमेंट भी कवर करेंगे। तो यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स के लिए है। ठीक है, क्या है अमेंडमेंट। आप जानते हो कि स्क्रूटनी असेसमेंट करने से पहले हमें नोटिस सर्व करना पड़ता है एसएससी के ऊपर। सेक्शन 143(2) का
नोटिस हमें सर्व करना पड़ता है स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए। ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें नोटिस सर्व करना पड़ता है, सेक्शन 143(2) का ये नोटिस सर्व करने की टाइम लिमिट बदल गई है। पहले टाइम लिमिट 6 मंथ हुआ करती थी और अब टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। यह है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 से असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स के लिए। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए जो नोटिस सर्व किया जाएगा वो होगा अब विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 या 142(1)(1) जो रिमाइंडर नोटिस के अंतर्गत फाइल किया जाता है, या 148। ये 148 हमने इनकम स्किपिंग से कवर किया, इसमें भी बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है, उसको भी हम कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो फिलहाल एक अमेंडमेंट हमने डिस्कस किया, क्या स्क्रूटनी असेसमेंट से पहले जो नोटिस सर्व किया जाता है, गौर कीजिएगा, नोटिस सर्व, इशू नहीं, सर्व, नोटिस सर्व किया जाता है यानी रिसीव बाय एसएससी, नोटिस सर्व किया जाता है, उसकी टाइम लिमिट हो गई है घट के 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। ठीक है, अब आते हैं हम मैटर पर। मैटर क्या है, देखिए मैटर ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी रेगुलर क्लास में, उसमें से एक हिस्सा यहां पर हमें डिस्कस करना है। जो भी इंस्टीट्यूशन सेक्शन 139(4)(c) में कवर्ड है, जो भी इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 139(4)(c) में कवर्ड है, जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें ट्रस्ट सेक्शन 1023(c) में है, तो 1023(c) के ट्रस्ट के लिए ऑब्लिगेशन सेक्शन 139(4)(c) में आता है। तो 139(4)(c) में मेंशन है कि जो ट्रस्ट सेक्शन 1023(c) में कवर्ड होते हैं उनको रिटर्न फाइल करना है, और 143(3) यानी स्क्रूटनी असेसमेंट के प्रोविजो में मेंशन है क्या, कि अगर, मतलब आप ये मानकर चलो, ये आप जानते भी हो कि स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन में ये 1023(c) भी इसमें आता है, जो हमारे इस क्वेश्चन में रेलिवेंट ट्रस्ट है। ओके, तो बताइए सेक्शन 139(4)(c) में ये कवर्ड होते हैं ट्रस्ट, जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। अब प्रोविजो में बताया गया है, स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) के प्रोविजो में बताया गया है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि ट्रस्ट ने अपने कंडीशन का उल्लंघन किया है, तो एओ इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एओ इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और इंतजार करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्लाई का। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जम्पशन विड्रॉ कर देता है उस ट्रस्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जम्पशन विड्रॉ कर देता है उस ट्रस्ट का, देन एओ शैल पास असेसमेंट ऑर्डर बाय विड्रॉइंग द एग्जम्पशन। इसका मतलब यह हुआ कि एओ अपने आप में फुल ऑथराइज्ड नहीं है एग्जम्पशन विड्रॉ करने के लिए। अगर एओ को लगता है कि ट्रस्ट ने अपने कंडीशन का उल्लंघन किया है, कौन से ट्रस्ट, सेक्शन 1023(c) वाले ट्रस्ट भी हैं और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्शन 139(4)(c) में कवर्ड होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन सेक्शन 139(4)(c) में कवर्ड होते हैं उन सब के लिए यह पॉइंट लिखा गया है प्रोविजो में, कि अगर एओ को लगता है कि इन ट्रस्ट ने या इन इंस्टीट्यूशन ने अपने कंडीशन को पूरा नहीं किया जिस कंडीशन के आधार पर एग्जम्पशन इनको दी गई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा। क्या एओ एग्जम्पशन विड्रॉ कर देगा? नहीं, एओ इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करने के बाद वो रिप्लाई का इंतजार करेगा। रिप्लाई मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन विड्रॉ किया, देन एओ शैल पास असेसमेंट ऑर्डर विदाउट गिविंग एग्जम्पशन। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ, ये हमारा पहला आंसर हुआ कि क्या एओ बिना एग्जम्पशन दिए असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। द आंसर इज नो। अब आप इस आंसर को पढ़िएगा जरूर, मैंने आपको सोर्स बता दिया, ये सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर मिल जाएगा। सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर सीए फाइनल के स्टडी मैट जो असेसमेंट प्रोसीजर मेंशन है, जिसमें इनकम आईटीआर और असेसमेंट प्रोसीजर दोनों के क्वेश्चन है, वहां ये मिल जाएगा। ये आंसर अब आप रीड कर सकते हो। आंसर में पहला हिस्सा है कि एओ इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को
और इंतजार करेगा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन विड्रॉ कर ले तो एओ को भी राइट है कि वो भी एग्जम्पशन विड्रॉ कर सकता है। ये हुआ पहला आंसर। दूसरा आंसर, अच्छा पहले आंसर में कंक्लूड जरूर कीजिएगा अपने आंसर को कि देयरफॉर इन अफॉरसेड केस एओ कैन पास असेसमेंट ऑर्डर, एओ कैन पास असेसमेंट ऑर्डर, एओ कैन पास असेसमेंट ऑर्डर विदाउट गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 which is an educational institution approved under section 1023C only if, तब वो एग्जम्पशन बिना दिए असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया हो और सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जिसको भी इन्फॉर्म करना है उन्होंने एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है क्या एओ को एडिशनल टाइम लिमिट मिलेगी? हम यहां भी रिवीजन करने जा रहे हैं, यहां भी हम रिवीजन करने जा रहे हैं। किस चीज का रिवीजन है इस जगह पर? ये रिवीजन होगा सेक्शन 153 का, तो दूर जाके मिलेगा, शायद मिल गया। सेक्शन 153, देखिए पहले तो मैं डिस्कस करूं सेक्शन 153 क्या है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट को कंप्लीट करने का समय सीमा जो एओ को दिया गया है। सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है? स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट किया जा सकता है अप टू 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ये तो हुआ नॉर्मल टाइम लिमिट। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 9 महीने तक ये असेसमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो हुआ नॉर्मल टाइम लिमिट। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है क्या एओ को एडिशनल समय मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि एओ को आपने क्या बोला अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो और इंतजार करो, तो इंतजार करने में तो समय खराब होगा, तो ये समय एओ को एडिशनल मिलना चाहिए लॉजिकली। इसके लिए सेक्शन 153 के एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे। सेक्शन 153 के एक्सप्लेनेशन में देखिए, यहां पर सेक्शन 153 के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? एओ को असेसमेंट करते समय जो हमने टाइम लिमिट दी है उसमें कुछ समय हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी एक्स्ट्रा समय दे देंगे। जैसे कि 9 महीने की गिनती में कुछ समय हम काट देंगे, हटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली आप इसको एक्स्ट्रा समय दे रहे हो। कौन सा एक्स्ट्रा समय है? यहां हमारे लिए ये वाला हिस्सा रेलिवेंट है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने इस इंस्टीट्यूशन ने जो यहां कवर्ड है, देखिए हमारे क्वेश्चन में ये वाला हिस्सा आ रहा है, यहां कवर्ड है, इन्होंने अगर कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो जरूर एओ सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, यानी इंटीमेशन जिस दिन दिया गया वहां से लेकर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विड्रॉइंग एग्जम्पशन विड्रॉइंग अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो एओ को रिसीव होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन के जरिए एग्जम्पशन या अप्रूवल विड्रॉ किया है, वो नोटिफिकेशन एओ को जब मिलेगा इतना समय हम 9 मंथ्स की कैलकुलेशन में हटा देंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 2 महीने 7 दिन आता है, सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 महीने 7 दिन आता है तो हम 9 महीने में 2 महीने 7 दिन और दे देंगे एओ को। तो क्या एओ को एडिशनल समय मिल जाएगा? यस। ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। मतलब ये स्टडी में आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में मेंशन है एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 150। तो आप काइंडली से रीड कर लीजिएगा। नॉट नेसेसरी एग्जाम में आप एज इट इज ये लैंग्वेज लगाएं। लैंग्वेज आप अपने मन से लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए लैंग्वेज आपकी हो सकती है, लेकिन जो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं वो आपको जरूर डालने चाहिए एग्जाम में। जो लॉ के कुछ वर्डिंग है, फिर हम जो भाषा है, जो हम लैंग्वेज है, वो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। और दूसरी चीज जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा, यानी सेक्शन का मेंशन करना जरूरी है। ठीक है,
सभी सेक्शंस आपको याद नहीं रह पाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला याद नहीं रह पाया तो आप सेक्शन 139(4)(c) का रेफरेंस दे सकते हो, या 143(3) स्क्रूटनी के जो प्रोविजो हैं उसका रेफरेंस दे सकते हो, चलेगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समय ज्यादा क्यों लगाया हमने? क्योंकि साथ में रिवीजन भी किया और एक अमेंडमेंट भी आपको मैंने बताया, स्क्रूटनी असेसमेंट के पहले जो नोटिस दिया जाता है उसकी समय सीमा कम कर दी गई। ओके, चलिए अब आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आईटीआर से रिलेट करता है, आप एक बार इसे पढ़िए जरूर। मतलब मैं आपको हर क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए आपको जरूर दूंगा, 1 मिनट नहीं, थोड़े समय के लिए दूंगा। आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़िए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर मेरा कराया हुआ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी रिवीजन बेनिफिशियल होगा। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको समय दूंगा। समय मैं तो नहीं दूंगा ज्यादा, लेकिन आप पॉज कर लेंगे तो समय आपको मिल जाएगा। आप तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद सोचिए आंसर क्या होना चाहिए और उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिए। चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। डन? मतलब आपने पॉज करके देख लिया, समझ लिया। पहले नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हमें यह बताना है विद लॉजिक विद रीजन कि 1 2 3 4 पर्सन के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। पहले व्यक्ति पर आते हैं, पहले पर्सन पर आते हैं। फर्स्ट पर्सन मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज है इनकी 80। अब आप यहीं से अनुमान लगाइए कि रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 साल के हैं तो इनकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट यानी अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो कितना हो जाएगा? ₹5 लाख। इनके पास टोटल इनकम है 2,85,000, 2,85,000। ही हैज क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 इज नॉट टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 112A। 112A में लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता, 80,000 तक है, टैक्सेबल नहीं है इनका। आगे अज्यूमिंग दैट, आपको ये भी अज्यूम करना है कि ये नई स्कीम में नहीं आ रहे, नई स्कीम ऑफ एग्जम्पशन जहां पर आपको 80C to 80U का डिडक्शन नहीं मिलता, कुछ एग्जम्पशंस डिनाई कर दिए जाते हैं, कुछ लॉस आपके लिए मना कर दिया जाता है, वो ये नहीं ऑप्ट कर रहे, यानी ये नॉर्मल केस वाला पर्सन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल केस वाले पर्सन के लिए हमारे पास आईटीआर में, अगर हम आईटीआर में आते हैं तो यहां आ जाइए, सेक्शन 139 रीड विद सिक्स्थ प्रोविजो, रीड विद सिक्स्थ प्रोविजो, ये फॉल करेंगे यहां पर अदर पर्सन में, ये फॉल करेंगे अदर पर्सन। अदर पर्सन इफ टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6A, बिफोर चैप्टर 6A, बिफोर सेक्शन 10AA, बिफोर 54 वाली एग्जम्पशंस, इनके बगैर अगर इनकी टोटल इनकम 2,50,000 या 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है, 2,50,000 या 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है, तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर हम यहां आते हैं और इनकी टोटल इनकम देखते हैं, अगर हम यहां आते हैं और इनकी टोटल इनकम देखते हैं तो टोटल इनकम में एक तो 1,50,000 आप ऐड बैक कर दोगे, टोटल इनकम में 1,50,000 ऐड बैक कर दोगे, 285 प्लस 1,50,000, 285 प्लस 1,50,000, 4,35,000, 4,35,000। तो इनके पास अगर हम सिक्स्थ प्रोविजो अप्लाई करें तो 4,35,000 इनकी आ रही है टोटल इनकम। अब पूछा जा रहा है कि क्या इनको रिटर्न फाइल करना, क्या इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है? कौन सी इनकम? वो इनकम जो हम सिक्स्थ, यानी हम समझते हैं सिक्स्थ प्रोविजो में इनके बगैर
इनके बगैर, चैप्टर 6A के बगैर, सेक्शन 10AA के बगैर, सेक्शन 454B, हालांकि 54EE की एग्जामिशन अगर कोई लेना चाहे तो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद FG GA और GB, ये एग्जामिशंस के बगैर अगर इनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इस केस में हम 5 लाख लेंगे एमईएल। तो क्या हमने पाया बताइए, हमारे क्वेश्चन में हमने क्या पाया, क्या अभी इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है? नहीं। तो क्या इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा? क्या इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा? आंसर है, तो आंसर हमने कंप्लीट कर दिया कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। चाहे तो बात अलग हो गई, अनिवार्यता नहीं है। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन, क्या कहता है, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड रुपीज 1,05,000 टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी प्रीवियस ईयर इनका। अब हम कहां चले जाएंगे? अब हम चले जाएंगे 7th प्रोविजो में। 7th प्रोविजो पे आते हैं, आईटीआर के रिवीजन में। अब 7th प्रोविजो में आइए, तो 7th प्रोविजो में कुछ चीजें बताई गई हैं, क्या क्या बताइए। 7th प्रोविजो में क्या बताया गया है? अगर कोई व्यक्ति, 7th प्रोविजो कहता है, अगर कोई व्यक्ति अदर देन कंपनी, अदर देन पार्टनरशिप, अदर देन एल, जिनको सेक्शन 139 में रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता नहीं, अगर उन्होंने डिपॉजिट किया है अमाउंट अग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन वन और मोर करंट अकाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, तो इनको रिटर्न फाइल। या इस व्यक्ति ने इनकर्ड किया है फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस अपने लिए या अदर व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा अग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस, फॉरेन ट्रेवल, डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन ट्रेवल, तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या ही हैज इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस exceeds rupees 1 lakh aggregate during the previous, तो हमने 7th का रिवीजन किया और क्या पाया, मुझे बताइए। 7th प्रोविजो के रिवीजन में हमने क्या पाया कि इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। और 7th प्रोविजो किसके लिए एप्लीकेबल है? पर्सन अदर देन कंपनी, अदर देन फर्म, अदर देन एलएलपी। क्यों? क्योंकि इन को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है हर केस। कंपनी, फर्म और एलएलपी को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है हर केस। इनको छोड़कर अदर व्यक्ति जिनको रिटर्न नहीं फाइल करना है मॉनेटरी लिमिट के वजह से, यानी जिनकी जीटीआई विदाउट एग्जम्पशन सर्टेन ज्यादा नहीं है तो रिटर्न नहीं, उनके लिए ये फिर से कैटेगरी लेकर आए हैं कि अगर इन 3 में से एक भी केस में फंस गए तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में तीसरे केस में ये फंस रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा, आप समझ गए हैं? यस, यहां रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आंसर का फॉर्मेट देख सकते हो, फिर कहूंगा नॉट नेसेसरी, एज इट इज आप एग्जाम में लिखो, आप अपनी भाषा इस्तेमाल। ओके, दूसरे नंबर पर आ, दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर कहता है ए बी सी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। एबीसी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और पार्टनरशिप फॉर्म को आप जानते हो, नहीं जानते तो लीजिए रिवीजन में ले लेते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी, एवरी फॉर्म, एवरी एलएलपी मस्ट फाइल रिटर्न विद इन टू डेट। तो फॉर्म को हर हाल में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म लॉस में जा रही है, तो बताइए क्या रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है? भाई साहब, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर्म, एलएलपी, कंपनी हर हाल में रिटर्न फाइल करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, लॉजिक हम दे देंगे। 139(1) में बताया गया है कि कंपनी, फॉर्म, एलएलपी के लिए मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर, अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन में सेक्शन 139(4)(c) डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही यहां फिर से आ गया। 139(4)(c) जो बहुत सारे स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को
मैंडेटरी रिक्वायर्ड करता है, मैंडेट करता है कि वो रिटर्न फाइल करेंगे यदि उनकी टोटल इनकम विदाउट एग्जम्पशन अंडर रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 एक्सीड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। 139 4C में लिखा है, फिर से लीजिएगा, 139 4C में लिखा है स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सेक्शन 1023B वाले भी आ रहे हैं, 1023C भी आ रहे हैं, 1024 भी आ रहा है, और भी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, अगर उनको एग्जम्पशन ना दी जाए सेक्शन 10 में तो उनकी टोटल इनकम कितनी है। अगर वो टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट यानी मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन जिसकी एग्जम्पशन है 4,60,000 की, अगर ये एग्जम्पशन ना दी जाए तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 4,60,000, जो कि 2.5 लाख से ऊपर है, तो रिटर्न फाइल करना इनके लिए अनिवार्य है। यहां पर हम रीजन देंगे सेक्शन 139 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर वाई, जिनकी उम्र 45 साल है, वो एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं और सैलरी 5,90,000 प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इनकी हम टैक्सेबल सैलरी निकालें तो वो 5,40,000 आनी चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि आप 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से दोगे, उसके बाद इनकी एफडी से जो ब्याज है वो 10,000 रुपए है, तो इनकी अगर हम जीटीआई देखें तो वो आना चाहिए 5,50,000। बताइए रिटर्न फाइल करने के लिए हमें कौन सी इनकम देखनी होती? टोटल इनकम बिना चैप्टर 6A के, बिना सेक्शन 10AA के और बिना एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की जो सीरीज है उसके बगैर, तो इसे हम ना जीटीआई बोल सकते हैं ना टीटीआई बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां पर एलटीसीजी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं है जिस क्वेश्चन में, वहां पर हमें देखना है ग्रॉस टोटल। तो क्या यहां इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है? क्योंकि इनकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। यस, तो इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप आंसर का फॉर्मेट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको, जैसा मैंने बोला, मैं तो कंटिन्यू रहूंगा 1 सेकंड के लिए, बस मैं यहां पर आपको ये स्क्रीन दे रहा हूं, आप इसे पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए और फिर सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि इसमें एक डेट मैं पहले चेंज कर देता हूं, यहां पर आप 24 नवंबर डाल दीजिए, है ना, 24 नवंबर डाल लीजिए और यहां ये असेसमेंट ये डाल लीजिए 2022-23। अब आप सोचेंगे इसको। डन, मतलब आपने उसे पॉज करके पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने 142(1) इशू किया है। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142(1) क्लॉज 1 का नोटिस इशू किया है। अब इस नोटिस पर अगर हम आएंगे तो इस नोटिस को आप यहां देखें, असेसमेंट प्रोसीजर की शुरुआत में हम इसे पढ़ लेते हैं। 142(1) 3 प्रकार के नोटिस की बात करता है। क्लॉज 1 बात करता है रिटर्न फाइल करने के लिए, क्लॉज 2 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए, और क्लॉज 3 बात करता है एसएससी के एसेट्स और लायबिलिटी के लिस्ट मंगवाने के लिए। यहां पर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा रिटर्न फाइल करने की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है 142(1), ये है 1(1), ये है क्लॉज 1(1), 142(1)(1), ठीक है। इसमें एओ ने नोटिस भेजा और एसएससी से कहा गया है कि वो रिटर्न फाइल। आपको मैं बता दूं कि रिटर्न फाइल करने के लिए अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न फाइल होता है अंडर सेक्शन 139 के बहुत सारे सब सेक्शन। 139(1) है, 139(3) है, लॉस रिटर्न 139(4) है, 139(5) है, 139(9) है, 139(4), 4A, 4B, 4C, 4D है। बहुत सारे क्लॉजेस में रिटर्न फाइल होता है, उसे हम एक कैटेगरी में रखें सेक्शन 139, और प्रोविजो भी इसमें बहुत सारे हैं। दूसरा रिटर्न फाइल किया जाता है 142(1)(1) में, जो हम इस
क्वेश्चन में देख रहे हैं, जब ड्यू डेट गुजर जाता है तब 142.11 में एओ के पास ये पावर है कि वो अगर देखता है कि ड्यू डेट गुजर गया, एसएससी ने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो वो ये नोटिस भेज सकता है और इस नोटिस में समय सीमा दी जा सकती है, 30 दिन की दी जाती है जनरली, जिसके अंतर्गत एसएससी को कहा जाता है कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। इसे हम कहते हैं रिटर्न फाइल इन परसुएंस टू नोटिस अंडर सेक्शन 142.11। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है 148 के अंतर्गत इनकम स्केपिंग असेसमेंट या सर्च असेसमेंट भी अब 147 में होने लगा है, ये अमेंडमेंट है, हम डिस्कस करेंगे आगे। सर्च असेसमेंट भी 147 में होने लगा है। तो इनकम स्केपिंग असेसमेंट जब जो 147 में होता है, उससे पहले 148 का नोटिस जाता है जिसमें रिटर्न फाइल किया जाता है। तो हम 3 कैटेगरी मानते हैं रिटर्न फाइल करने की, 139, 142.11 और 148। यहां पर 142.11 के अंतर्गत एसएससी रिटर्न फाइल कर रहा है, रिटर्न में लॉस दिखा रहा है और लॉस बिजनेस लॉस है और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, जिसे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्या एसएससी एंटाइटल है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? कहां से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन आया 139.3 से, क्वेश्चन रिटर्न से आ गया 139.3 लॉस रिटर्न। इस बार तो ड्यू डेट में भी चेंज है, जरूरत पड़ेगा आएगा तो हम डिस्कस करेंगे ड्यू डेट भी। हालांकि आज की क्लास छोटी रखेंगे, अब छोटा वीडियो तैयार करेंगे, 3 या 2 टुकड़ों में हम इस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक मौका मिलेगा, आप सोर्स देखोगे कि ये सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर जाओगे, आप ये स्टडी मैट डाउनलोड करोगे असेसमेंट प्रोसीजर का, उसमें क्वेश्चंस देखोगे और क्वेश्चंस खुद से करने का प्रयास करोगे, ठीक है ना, खुद से करने की कोशिश करोगे, तब आप जो वीडियो देखोगे तो उसमें रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है, उसको भी आप कवर कर पाओगे। तो इसे हम टुकड़ों में करेंगे। हम आ गए साहब लॉस रिटर्न, ये देखिए लॉस रिटर्न हम रिवाइज कर लेते हैं। लॉस रिटर्न में क्या लिखा है? अगर एसएससी के पास करंट ईयर का लॉस है बिजनेस से, किसी भी तरह के बिजनेस से, कैपिटल गेन से, किसी भी तरह का कैपिटल गेन, या ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इन 3 जगहों से अगर लॉस आ रहा है और वो इस लॉस को, करंट ईयर का लॉस, और इस लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उसको रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सामने रखो और देखो, तो यहां पर आपको साफ लफ्जों में नहीं लिखा, लेकिन बात क्लियर है कि रिटर्न बंधु ने ड्यू डेट के बाद फाइल किया। कैसे पता? भाई नोटिस 142.1 का ड्यू डेट के बाद आता है और उसके अंतर्गत फाइल हुआ है, तो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है और उसके पास बिजनेस लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो आप आंसर में लिखोगे कि बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट के बाद। लेकिन 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 यहां आप ध्यान दे तो कुछ चीजों की चर्चा नहीं है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू। उसी तरह अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की चर्चा नहीं है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। तो यहां पर मैंने एक चार्ट भी तैयार करवाया होगा कहीं शायद, यस, अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो करंट ईयर वाला है कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ भी होगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा। उसी तरह हम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड पर फोकस करें, हमारा क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है। उसी तरह बिजनेस लॉस जो करंट ईयर का है वो सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, देखिए मैंने यहां पर नॉर्मल बिजनेस ले लिया, स्पेकुलेटिव ले लिया और स्पेसिफाइड बिजनेस ले लिया। एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ तो कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हम लेकर चल रहे हैं हर केस में रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल हुआ है। पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन कंडीशन यह है कि जिस साल का वो ओरिजिन है उस साल आपने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल किया हो। और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इवन रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बताइए, क्वेश्चन 2 हिस्सों में आंसर किए जाएंगे। बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। तो चलिए आप इसका आंसर देखिएगा। इसके बाद
एक क्वेश्चन और हम कवर कर लेते हैं और फिर रोक देंगे। एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, आप एक बारी देखिए, पॉज करिए। डन, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। मतलब कर लिया होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो लोगों के बारे में आप बताएं, क्या इनको रिटर्न फाइल करना है, और अगर करना है तो ड्यू डेट बताइए। पहला व्यक्ति, अब ये पहला पॉइंट जो है ये मुझे लगता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कंफ्यूज करने में, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ये सेक्शंस बार बार देख कर गया हुआ है, उसे पता है कि इसमें जो आते हैं उनका रिटर्न भरना जरूरी है। लेकिन बार बार मैं क्या कह रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं जैसे जैसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये सेक्शन 1024 में आते हैं, और ऑब्वियसली वो यहां भी फॉल करते हैं 139(4)(c) में, इनका रिटर्न भरना जरूरी है। लेकिन कब, जब बिना एग्जम्पशन क्लेम किए इनकी इनकम एमईएल से ज्यादा है, और एमईएल यानी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट हम मानते हैं 2.5 लाख रुपए इनके लिए। अब यहां क्वेश्चन आप देखेंगे तो इनके पास एक इनकम है 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन के लिए। अगर ये एग्जम्पशन नहीं भी लेते हैं तो इनकी इनकम 1 लाख ही होगी ना, 2.5 लाख से तो ज्यादा नहीं है। तो यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, रिटर्न इनको भरना मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहे भरे, मैंडेटरी नहीं है, पार्ट नहीं है। सेकंड में आते हैं पब्लिक ट्रस्ट, कि पब्लिक ट्रस्ट सेक्शन 1023(c) में कवर्ड हो रहा है। वैसे तो इनके पास ऑप्शन होता है सेक्शन 11 में भी जा सकते हैं ये, लेकिन ये सेक्शन 1023(c) में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट जो सेक्शन 1023(c) में जा रहे हैं, उनके पास 3,10,000 की एग्जम्पशन है, और एनुअल रिसीट तो पूछो ही मत, करोड़ों में है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जम्पशन आप नहीं देंगे, अगर आप ये एग्जम्पशन नहीं देंगे, और टोटल इनकम इनकी 2,40,000, तो अगर आप एग्जम्पशन नहीं देंगे 3,10,000 की, तो इनकी इनकम हो जाएगी 5,50,000, जो कि 2.5 लाख से ऊपर है, तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अब बात आती है कि इनको अगर रिटर्न भरना अनिवार्य है, सेक्शन कौन सा लिखेंगे, 139(4)(c). तो ड्यू डेट क्या होगा। देखिए ड्यू डेट में काफी चेंज, मतलब काफी तो नहीं बोलूंगा, एक ही चेंज है, सॉरी। ड्यू डेट में एक बढ़िया चेंज है, बढ़िया चेंज हम बोलेंगे, ऐसा चेंज है जो कि आप पढ़ के जाते नहीं थे कभी। सेक्शन 5A कभी आपने शायद ना पढ़ा हो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम ड्यू डेट आप थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। बस ये जरूर बता दूं कि ड्यू डेट में चेंज है ना। ये रहा आपका ड्यू डेट, यहां पर ड्यू डेट में हम ले रहे हैं कुछ चेंज, लेकिन हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ड्यू डेट हमारे लिए जो ऑडिट रिक्वायर्ड वाले एसएससी हैं, ये तो आप मोटा मोटा जानते हो ना, कि जो ऑडिट रिक्वायर्ड वाले एसएससी हैं उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में यहां पर ये ऑडिट कंपलसरी होता है ट्रस्ट का, आप जानते हैं, उसके बगैर एग्जामिशन नहीं दी जाएगी। तो ऑडिट कंपलसरी है इनका। अब जब ऑडिट कंपलसरी है तो हम ड्यू डेट क्या लिखेंगे, 31 अक्टूबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो से पहले, जो जल्दी ही हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले आप चाहें तो असेसमेंट प्रोसीजर रिवाइज कर सकते हैं, आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डाउनलोड करके इसके आगे का सोल्यूशन मत देखिएगा, क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं कि क्या आंसर। ठीक है जी, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।